गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 का नेक्स्ट सब टॉपिक करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो पहला है प्रॉमिसरी नोट, देन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड थर्ड इज चेक। प्रॉमिसरी नोट, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है दैट इज नेगोशिएबल या फिर दैट इज ट्रांसफरेबल। तो प्रॉमिसरी नोट एक टाइप है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट। तो ए है और बी है। ए ने कुछ गुड्स बेचा बी को, उसने सेल किया बी को, और उसने सेल किया है क्रेडिट में। बी इमीडिएटली पेमेंट नहीं किया है ए को, बी कुछ समय बाद पेमेंट करने वाला है। तो बी हो गया डेटर हु इज लायबल टू पे और ए हो गया क्रेडिटर। और जो अमाउंट है जो बी को पे करना है दैट इज ₹20,000। तो बी क्या करेगा, बी विल राइट द प्रॉमिसरी नोट। वो एक प्रॉमिसरी नोट लिखेगा। उसमें क्या लिखेगा, उसमें ये लिखेगा कि ये लिखेगा 3 months आफ्टर, या जितना भी मंथ्स का टाइम है वो लिखेगा 3 months आफ्टर डेट। अगर प्रॉमिसरी नोट का डेट बनाया गया है, जिस दिन वो ड्रॉ किया गया है प्रॉमिसरी नोट, वो है January 1st 2019, तो वो लिखेगा 3 months आफ्टर डेट, यानी कि आफ्टर January 1st 2019 आई प्रॉमिस, यानी कि बी प्रॉमिस टू पे। ये हमारे एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे बोलूंगी जो भी बोल रही हूँ। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए और ऑर्डर, और ऑर्डर क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, और ऑर्डर द सम ऑफ ₹20,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो इस तरीके से वो एक प्रॉमिसरी नोट बनाएगा कि वो ₹20,000 पे करेगा टू ए फॉर वैल्यू रिसीव्ड। वैल्यू रिसीव्ड यानी कि जो गुड्स वो खरीदा है बी से, जो वैल्यू रिसीव किया है उसके बदले में वो पेमेंट करेगा, और उसके लिए वो प्रॉमिस करेगा। प्रॉमिस विल बी अनकंडीशनल, यानी कि कोई भी कंडीशन अटैच्ड नहीं रहेगा उस प्रॉमिस से। फॉर एग्जाम्पल, बी ये नहीं कह सकता है कि मेरी बहन का जब शादी हो जाएगा तब आई पे यू ₹20,000, आई प्रॉमिस टू पे यू 20,000। मतलब यहाँ पे वो प्रॉमिस में कंडीशन है, और ये कंडीशन जो है वो अनसर्टेन है। पता नहीं उसकी बहन का शादी होगा नहीं होगा, तो दैट इज अनसर्टेन। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रॉमिस रहेगा वो अनकंडीशनल रहेगा, उसमें कुछ कंडीशन नहीं अटैच्ड रहेगा वो प्रॉमिस में। और जो ये प्रॉमिसरी नोट लिखता है वो कहलाता है मेकर या फिर ड्रॉअर। तो अब सब बात है, जो डेटर है जिसको पेमेंट करना है वही प्रॉमिस करेगा, और वही कहलाएगा मेकर या फिर ड्रॉअर। और जिसको अमाउंट रिसीव होगा वो कहलाएगा पेई। अगर ₹20,000 ए रिसीव करने वाला है तो ए कहलाएगा पेई। अब आगे देखते हैं ये इंडोर्सर इंडोर्सी क्या होता है। तो ए जो है क्रेडिटर, वो अपना राइट ट्रांसफर कर सकता है सी को, या क्योंकि अगर सपोज सी ए का क्रेडिटर है, सी जो है वो ए का क्रेडिटर है, ए को पैसा देना है सी को, उसके ऊपर वो उसके ऊपर कर्जा है सी का। तो अब ए क्या करेगा, ए इंडोर्स करेगा। इंडोर्स का मतलब है वो रिटन फॉर्म में वो लिखेगा ये चीज कि वो सी के फेवर में ये प्रॉमिसरी नोट को देना चाहता है। ठीक है, वो ये चीज लिखेगा कि वो ये इंडोर्स करना चाहता है इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन दैट इज सी। तो जो इंडोर्स करता है वो हो जाएगा इंडोर्सर, और जो जिसके फेवर में इंडोर्स होता है वो कहलाता है इंडोर्सी। तो अब सी क्या है, सी कहलाएगा पेई। अब ये जो पेई है वो हो जाएगा सी, और ये अमाउंट जो है वो 20,000 सी को मिलेगा, और सी के पास जो है प्रॉमिसरी नोट वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो नेगोशिएट हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये प्रॉमिसरी नोट अब सी के पास आएगा। तो वही है यहाँ पे 3 months आफ्टर डेट आई प्रोमिस टू पे मिस्टर ए और ऑर्डर, और ऑर्डर यानी कि और टू हिज ऑर्डर, यानी कि ए ने ऑर्डर कहा है कि ये प्रॉमिसरी नोट सी के फेवर में उसने इंडोर्स किया है। तो वही यही है इंडोर्सर इंडोर्सी। तो यहाँ पे दो पार्टीज रहते हैं, पेई एंड मेकर या फिर ड्रॉअर। और पेई में इंडोर्सर और इंडोर्सी होता है, मतलब ऐसी ओवरऑल देखा जाए तो 2 पार्टीज होते हैं प्रॉमिसरी नोट में। और पेई चाहे तो वो अपना जो राइट है वो ट्रांसफर कर सकता है सी को, इंडोर्स कर सकता है ये इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट को इंडोर्स कर सकता है इन फेवर ऑफ सी। सो देखते हैं प्रॉमिसरी नोट का क्या डेफिनेशन है।
as per Section 4 of the Negotiable Instruments Act 1881. An instrument in writing, not being a bank note or a currency note, containing an unconditional undertaking. तो मैंने दिखाया आपको कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिटन फॉर्म में रहता है और वो ना ही बैंक नोट रहता है और ना ही वो करेंसी नोट रहता है, और वो कंटेन करता है एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एन अनकंडीशनल प्रॉमिस जो साइंड होता है बाय द मेकर। जो डेटर है जिसको पेमेंट करना है वही बनाता है ये प्रॉमिसरी नोट, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. अब देखते हैं पार्टीज ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। ये भी हमने देखा है कि पार्टीज कौन है, तो दो पार्टीज होते हैं, द मेकर और ड्रॉअर। द पर्सन हु मेक्स द नोट एंड प्रोमिसेस टू पे द अमाउंट स्टेटेड देयरिन, ये होता है मेकर या फिर ड्रॉअर जो प्रॉमिस करता है टू पे और वो नोट बनाता है प्रॉमिसरी नोट। द पेई, पेई कौन है, द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेबल, जिसको अमाउंट दिया जाता है वो होता है पेई। In course of transfer of a promissory note by payee and others, the parties involved may be, तो क्या parties involved होते हैं, हमने देखा endorser। endorser वो होता है जो endorse करता है the note in favor of another person, यानी कि जो promissory note को endorse करता है in favor of another person। जैसे हमने देखा A endorse किया in favor of C, वो अपना राइट को ट्रांसफर किया सी को, और सी फिर बाद में बन जाता है इंडोर्सी। फिर इंडोर्सी कौन है, इंडोर्सी द पर्सन इन हुज फेवर द नोट इज नेगोशिएटेड, द नोट इज ट्रांसफर्ड बाय इंडोर्समेंट। नेक्स्ट है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट। तो देखते हैं क्या एसेंशियल फीचर्स है प्रॉमिसरी नोट का। पहला है मस्ट बी इन राइटिंग, तो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। कहकर आप प्रॉमिसरी नोट नहीं बना सकते हैं, वो पेपर में लिखा रहना चाहिए और वो लिख सकते हैं पेंसिल से या फिर पेन से, कोई इंक से। वो प्रिंटिंग भी इंक्लूड करता है या फिर टाइपिंग भी। आगे है मस्ट सर्टेनली एन एक्सप्रेस प्रॉमिस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग टू पे, तो वहां पे एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए और एन अंडरटेकिंग टू पे, ठीक है। अ mere एक्नॉलेजमेंट इज नॉट एनफ। सपोज वो सेम एग्जांपल ए और बी है, तो बी ये नहीं कह सकता है कि हाँ मुझे आपको पैसा देना है, ठीक है। वो प्रॉमिसरी नोट में ये नहीं लिख सकता है कि मुझे पैसा देना है, वो बस एक्नॉलेज कर रहा है। उसको ये लिखना है कि मैं पैसा दूंगा, ठीक है। उसको बस एक्नॉलेज नहीं करना है कि वो लायबल है पेमेंट के लिए, उसको प्रॉमिस करना है एक्सप्रेस वे में। उसको ये कहना है कि आई विल पे द अमाउंट। नेक्स्ट है प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। तो हमने देखा कि जो प्रॉमिस जो रहता है प्रॉमिसरी नोट में जो दिया रहता है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी कि कुछ कंडीशंस अटैच्ड नहीं होना चाहिए उसमें। फिर है साइंड बाय द मेकर। तो जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है मेकर, यानी कि जो डेटर है जिसको अमाउंट पे करना है, जो लायबल रहता है पेमेंट के लिए, उसको ऑथेंटिकेट करना रहता है सिग्नेचर डाल के। उस प्रॉमिसरी नोट में उसको साइन करना पड़ता है। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द फॉर्म और प्लेस ऑफ सिग्नेचर्स इन द इंस्ट्रूमेंट। इट मे बी इन एनी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट मे बी इन पेंसिल और इंक। तो वो जो साइन है वो प्रॉमिसरी नोट में कोई भी प्लेस पे वो साइन कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि किस प्लेस पे साइन करना है। और पेन से भी किया जा सकता है, इंक पेंसिल से भी किया जा सकता है। एंड यहाँ पे लिखा इट मे बी इन एनी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट के कोई भी पार्ट में जो मेकर है वो साइन कर सकता है। नेक्स्ट है मेकर मस्ट बी सर्टेन। तो जो मेकर है जो प्रॉमिसरी नोट लिखता है, यानी कि डेटर हु इज लायबल टू पे, वो सर्टेन होना चाहिए एंड आइडेंटिफाइबल होना चाहिए और डिफरेंट भी होना चाहिए। मेकर और पेई दोनों डिफरेंट होना चाहिए। फिर है द पेई मस्ट बी सर्टेन। तो जो पेई है जिसको इंस्ट्रूमेंट में जिसका नाम लिखा गया है, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट पॉइंट आउट द पर्सन टू हुम द प्रॉमिस हैज बीन मेड। तो जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है पे करने के लिए, वो भी सर्टेन रहना चाहिए, वो भी आइडेंटिफाइबल रहना चाहिए। तो द पेई मे बी असर्टेन बाय नेम और बाय डेजिग्नेशन। तो पेई को आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके नाम से या फिर उसके डेजिग्नेशन से। The promise should be to pay money only. तो promise रहना चाहिए to pay money only। ऐसा नहीं हो कि जो promiser है यानी कि जो maker है, maker of the instrument यानी कि debtor, वो ये नहीं कह सकता है कि वो स्कूटी देगा उस अमाउंट के बदले। ये नहीं है, वो
मनी ही होना चाहिए। द अमाउंट शुड बी सर्टेन, तो जो अमाउंट है वो भी सर्टेन होना चाहिए, यानी कि फिगर्स में वो लिखा रहना चाहिए कि ₹20,000। ये नहीं रहना चाहिए कि ₹10,000 टू 20,000 उसको पे करना, दैट मीन्स इट इज नॉट सर्टेन। तो अमाउंट भी सर्टेन रहना है। नेक्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। बी है और ए है। बी ने गुड्स सेल किया है ए को क्रेडिट पे, क्रेडिट सेल है। अब ए जो है वो डेटर है, ए इज लायबल टू पे, और बी है वो क्रेडिटर है। हमने प्रोमिसरी नोट में देखा था कि जो डेटर है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे, वो प्रॉमिस करता है, वो अनकंडीशनल प्रॉमिस करता है टू पे मनी फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कि उसने जो वैल्यू रिसीव किया है उसके बदले में वो पेमेंट करेगा, ये वो प्रॉमिस करता है। यहाँ पे क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, जो क्रेडिटर है वो अनकंडीशनल ऑर्डर करता है। हमने प्रोमिसरी नोट में देखा था प्रॉमिस किया जाता है और वो करता है डेटर। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है बाय द क्रेडिटर टू पे मनी फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कि जो वैल्यू रिसीव किया है डेटर ने उसके बदले में वो पेमेंट करे टू द क्रेडिटर, ये अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है। और जो ऑर्डर करता है वो कहलाता है ड्रॉवर। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो क्रेडिटर है वो ड्रॉअर रहता है, क्रेडिटर राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। और जो डेटर है ड्रॉई, वो उसको पेमेंट करना रहता है, जो पेमेंट करता है वो रहता है ड्रॉई। और यहाँ पे भी इंडोर्समेंट होता है। यहाँ पे अगर बी ने कोई गुड्स खरीदा है सी से और उसका अमाउंट है ₹1000, ठीक है, उसने भी कुछ गुड्स खरीदा है सी से क्रेडिट में और बी इज लायबल टू पे टू सी। तो अब बी क्या करेगा, बी इंडोर्स करेगा। बी बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिखेगा कि जो अमाउंट है ₹1000 वो सी को पे करना है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा पेई, क्योंकि सी को अमाउंट मिलेगा। जिसको अमाउंट मिलेगा वो होगा पेई। जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेगा, जो बेसिकली ऑर्डर करेगा, वो होगा ड्रॉअर। और जो ड्रॉई है वो पेमेंट करेगा, वो है डेटर, द पर्सन हु इज लायबल टू पे। तो यहाँ पे 3 पार्टीज होते हैं और ये है एग्जाम्पल या फिर सैंपल है ये बिल ऑफ एक्सचेंज का। सो देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। An instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉअर द पर्सन हु मेक्स द ऑर्डर फॉर पेमेंट, ड्रॉई द पर्सन टू whom the order to pay is made, he is generally the debtor of the drawer, हमने देखा, the payee the person to whom or to whose order the payment is to be made। तो यहाँ पे आगे है द ड्रॉअर कैन ऑल्सो ड्रॉ अ बिल इन हिज ओन नेम thereby he himself becomes the payee। तो यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल देखा वहां पे बी जो है, जो ड्रॉअर है, वो अपने नाम पे भी बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है, यानी कि वो इंडोर्स नहीं कर सकता है, वो चाहे तो वो ये लिख सकता है वो इंस्ट्रूमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज में कि जो पेमेंट है वो बी को ही मिलेगा, वो उसको मिलेगा, दैट इट शुड बी पेड टू मी। ठीक है, पे द मनी टू मी, ऐसे करके वो बिल ऑफ एक्सचेंज में वो लिख सकता है, और ना ही वो खुद ही पे ही रहेगा, फिर ड्रॉअर ही पे ही रहेगा। In a bill where a time period is mentioned is called a time bill। तो जहाँ पे time period mention है वो हो जाएगा time bill, but a bill may be made payable on demand also, this is called a demand bill। तो अगर जिस बिल में टाइम दिया हुआ है तो वो हो जाएगा टाइम बिल, और जहाँ पे डिमांड ऑन डिमांड वो पेमेंट करना है बिल ऑफ एक्सचेंज में तो वो बिल हो जाएगा डिमांड बिल। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स है ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला है इट मस्ट बी इन राइटिंग, तो रिटन फॉर्म में होना है। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे, तो ऑर्डर रहना जरूरी है, वो भी रिटन फॉर्म में, एक्सप्रेस्ड फॉर्म में, ना ही बस रिक्वेस्ट भी नहीं चलेगा, उसमें ऑर्डर रहना जरूरी है, एंड दैट टू इन पोलाइट लैंग्वेज। द ऑर्डर टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, तो हमने प्रोमिसरी नोट में भी देखा था कि प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल, और यहाँ पे ऑर्डर भी जो है ऑर्डर टू पे दैट मस्ट बी अनकंडीशनल। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉअर, तो जो ड्रॉअर है, जो मेकर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, द वन हु राइट्स बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका सिग्नेचर होना जरूरी है।
द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन। तो जो भी पेबल अमाउंट है 10,000, 20,000, 30,000 वो सर्टेन रहना है, वो लिखा रहना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज में। द बिल मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे मनी ओनली। तो यहाँ पे बिल में जो भी ऑर्डर दिया जा रहा है वो ऑर्डर मनी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर्टी पे डील कर रहा है या कुछ और ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड, सपोज कार हो गया, स्कूटी हो गया, तो वो नहीं, ये मनी में ही है, पे मनी ओनली। The amount mentioned in the bill of exchange is payable either on demand or on the expiry of a fixed period of time. तो bill of exchange payable होना चाहिए either on demand, जो जब डिमांड किया जा रहा है तब पेबल होना चाहिए, या फिर ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई टाइम फिक्स्ड है, जो मेच्योरिटी ड्यूरेशन दिया हुआ है, उसी के विद इन बिल ऑफ एक्सचेंज को पे करना है। It must comply with the formalities as regards date, consideration, stamps, etc. तो जो भी फॉर्मेलिटीज है बिल ऑफ एक्सचेंज का रिलेटेड टू डेट, डेट मेंशन रहना है और उसी के अकॉर्डिंग पेबल रहना है, कंसिडरेशन अमाउंट सर्टेन होना चाहिए और ड्यूली स्टैम्प्ड रहना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज चेक। सो थैंक यू एवरीवन।